नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। जिसमें जो है तो आपका जो यह प्रश्न पत्र है वो है दोस्तों सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का है, ठीक है। इसमें आपको जो है तो 75 नंबर का पूर्णांक रहेगा दोस्तों इस पेपर का, और जो है तो 3 घंटे का समय दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको कुछ यहाँ पे जो है तो आवश्यक निर्देश भी दिए रहेंगे। हमने जो पहला सेट जो करवाया था दोस्तों, सेट ए, उसमें जो है तो आपको ये सारे निर्देश हमने बताए थे, ठीक है। उसमें जो है तो बताया था कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर कितने नंबर तक रहेगा, और जो है तो उसमें किस प्रश्न के कितने प्रश्न करने हैं, और किस प्रश्न का कितना नंबर अंकित किया हुआ है, वो सारी चीज़ जो है तो इस निर्देश में बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने हमारी उस पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर उस वाली वीडियो को देख लें, ठीक है। उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप जा कर के उसे वॉच कर सकते हैं, और जो पहला सेट है दोस्तों उसको आसानी से देख सकते हैं, और उसके जो अनिवार्य प्रश्न हैं दोस्तों उसको भी आप जो है तो ध्यान से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यह सेट भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। फरवरी 2024 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसके हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला जो प्रश्न है वह है सही विकल्प का। दोस्तों, यह सही विकल्प वाले जो प्रश्न हैं, सही जोड़ी है, खाली स्थान है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखो, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह अपना जो है तो सही विकल्प चयन कर लिखिए, ठीक है। इसमें से हम सही विकल्प के अंतर्गत आता है दोस्तों पहला क्वेश्चन, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ख नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय व्यापार, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसे हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में बुर्बो वंश ने पुनः सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है। किस संधि के द्वारा सत्ता प्राप्त की थी दोस्तों फ्रांस में बुर्बो वंश ने? तो इसका पहला ऑप्शन है वियना संधि द्वारा, या मेज संधि द्वारा, या न्यूरेमबर्ग संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा। तो किस संधि के द्वारा प्राप्त की थी दोस्तों? तो इसका जो है तो का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वियना की संधि के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश ने पुनः सत्ता प्राप्त की थी। अगला देखते हैं, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी, ठीक है। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी किस सन में? 1690 में पहला ऑप्शन, दूसरा है 1790 में, तीसरा है 1890 में, या चौथा है 1990 में। कब फैली थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1890 में, ठीक है। यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1890 में जो है तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी, ठीक है। अगला देखते हैं, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोकतंत्र यानी कि लोक यानी जनता, तंत्र यानी जनता का समूह, ठीक है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों लोगों का समूह, ठीक है। तो लोकतंत्र के परिणामों का यानी रिजल्ट का सही आधार क्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन का है लोकतंत्र मूल की सरकार, ख नंबर ऑप्शन है
समय और धन का अपव्यय। ग नंबर ऑप्शन है विधाताओं का साम्राज्य। घ नंबर है एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घ नंबर ऑप्शन। ठीक है, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है दोस्तों? एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर है? ठीक है, ऑप्शन क है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ख है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ग है बिहार और ऑप्शन घ है केरल। ठीक है, मानव के विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर है? तो दोस्तों इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल की। और इसलिए है दोस्तों ऐसा क्योंकि केरल जो है तो सबसे ज़्यादा साक्षर है और साक्षर होने के कारण ही मानव का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नंबर 2, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। इसमें से जो है तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कॉफी की खाली स्थान प्रमुख किस्म है। ठीक है, तो इसका सही इसमें जो है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अरेबिक। कौन सी? अरेबिक। ठीक है, अरेबिक। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों खाली स्थान में। भारत में कॉफी की जो है तो अरेबिक प्रमुख किस्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मेल्टिंग कैसा उद्योग है? ठीक है, तो यह हो जाएगा दोस्तों धातु शोधन। धातु शोधन उद्योग है। ठीक है, अगला है, भारत विश्व के सर्वाधिक खाली स्थान जल वाले देशों में एक है। ठीक है, कौन सा? सड़क। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सड़क। ठीक है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जल वाले देशों में एक है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में खाली स्थान असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों? गांधी जी ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोकना, ठीक है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? पिकेटिंग। क्या कहलाता है? पिकेटिंग। पिकेटिंग। पिकेटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंकों के संस्थापक हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं दोस्तों। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर अहमद यूनुस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 3 है वो है कि सत्य असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 3, इसमें से भी जो है तो 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों, जिसमें से पहला है कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो क्या है ये? सत्य होगा कि असत्य? तो दोस्तों यह जो है तो क्या है? सत्य है, सही बात है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर कृषि से ही, क्योंकि कोई भी उद्योग है वह कच्चे माल पर आश्रित होता है और कच्चा माल कृषि से ही मिलता है। ठीक है, इसलिए कृषि तथा उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मान लेते हैं गन्ने से शक्कर बनती है, अगर गन्ना किसान उगा कर नहीं देगा तो शक्कर कैसे बनेगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये भी सही है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही तो है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है। नहीं, बड़ा देश नहीं है ये छोटा देश है। अगला देखते हैं, समान दूरी मजदूरी अधिनियम। समान मजदूरी अधिनियम 1976 में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। ठीक है,
ऐसा कहा गया था, मतलब समान मजदूरी अधिनियम 1976 में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, ये सही है, ऐसा कहा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो यह भी जो है तो क्या है, सही है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 का दोस्तों 6 नंबर है, वो इस प्रकार से है कि बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है। ठीक है, तो यह भी सही है, यह हाँ यह आधारित देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वस्तुनिष्ठ का, हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जो इस प्रकार से है दोस्तों, हीराकुंड जो है तो राष्ट्रीय राजमार्ग औसत आय जीडीपी में सबसे कम योगदान असंगठित क्षेत्र भारत में वैश्वीकरण। ठीक है, तो इनका जो है तो कौन सा कहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, सही जोड़ियां यहाँ पे मिलान करना है। तो हीराकुंड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, महानदी, हीराकुंड किससे संबंधित है दोस्तों, महानदी से। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, वो है केंद्रीय लोक निर्माण से। ठीक है, लोक निर्माण विभाग। अगला है दोस्तों औसत आय का संबंध किससे है दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति आय ही क्या है, औसत आय है। ठीक है, और जीडीपी में सबसे कम योगदान किसका रहता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र क्या है दोस्तों, जैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, गाय हमको दूध दे रही है वह भी प्राथमिक क्षेत्र है, पेड़ से हमें फल मिल रहे हैं वह भी प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला है असंगठित क्षेत्र, क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर दोस्तों। ठीक है, दैनिक मजदूर असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और बाकी एक बचा भारत में वैश्वीकरण 1991 में हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसका पहला प्रश्न है दोस्तों, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब सम्मिलित किया गया था दोस्तों, 1801 में सम्मिलित किया गया था आयरलैंड को। ठीक है, बलपूर्वक, क्योंकि वो हो नहीं रहा था सम्मिलित यूनाइटेड किंगडम में, तो उसको बलपूर्वक जो है तो सम्मिलित करने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1919 में लागू हुआ था दोस्तों रोलेट एक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्पेनिंग जेनी मशीन किसने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी मशीन किसने बनाई थी, तो जेम्स हारग्रीव्स ने बनाई थी। कब, 1664 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस शासन व्यवस्था का गुण है। ठीक है, संघवाद व संघीय शासन व्यवस्था का गुण है दोस्तों, इसका ये उत्तर होगा। अगला है दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार। दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय मतलब लोगों को प्रिय ऐसी कौन सी सरकार है जो लोगों को प्रिय है, तो वो लोकतांत्रिक सरकार है। और लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसको लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होता है दोस्तों वो है बांगर क्या है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, बांगर क्या है। ठीक है, तो बांगर क्या है दोस्तों, बांगर का मतलब होता है दोस्तों बंजर। क्या होता है, इसका मतलब ही होता है दोस्तों बंजर। और बंजर क्यों, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र में जो है तो पाई जाने वाला एक ऐसी जगह है दोस्तों, ये जो बंजर ज़मीन है यहाँ पे जो है तो नदियों का जल हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्योंकि मिट्टी नदियाँ ही लाती हैं, तो नदियाँ अपनी मिट्टी जो है जो लेके आती हैं वह जो है तो बाढ़ की स्थिति अगर नहीं बनी है तो नदियाँ अपने जो साथ मिट्टी लाती हैं यह मिट्टी को बांगर प्रदेश तक ले ही नहीं जा पाती हैं दोस्तों। जब कभी बाढ़ की स्थिति बनती है तब बस वहाँ पे जो है तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों की परत वहाँ चढ़ती है, जिसके कारण केवल वहाँ पे मोटी फसलें उगाई जा सकती, उसके अलावा कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, उसी को जो है तो बांगर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जैसे मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं,
मैदान का वह ऊंचा भाग जहां नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ का जल तो पहुंच जाता है लेकिन वैसे नॉर्मल जब बारिश होती है तब नहीं पहुंच पाता है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। इसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम की जो मात्रा है वह अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा है वो है सकल कृषित क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक वर्ष में एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, सकल कृषित क्षेत्र। ठीक है, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसको परती ना छोड़ा जाता हो, जिसमें जो है तो एक फसल लेने के बाद दोबारा फसल भी उगाई जा सके दोस्तों, उगाई जाती है, उसी को जो है तो बोलते हैं कृषि क्षेत्र। जैसे मान लेते हैं 2 लोग हैं, दोनों लोग का खेत एक जगह है, तो एक सीजन में मतलब कहा जाए तो रबी वाले सीजन में दोनों लोगों ने अपने अपने खेत पर फसल उगाई, लेकिन जब खरीफ का सीजन आया तो उसमें केवल एक व्यक्ति ने अपने क्षेत्र पर फसल उगाई और दूसरे वाले ने अपने खेत को परती छांट दिया। ठीक है, तो जो उगाई जा रही है ना दोस्तों, उसी को कृषि क्षेत्र कहते हैं, और जो नहीं उगाता है वह कृषि क्षेत्र नहीं कहलाता है। ठीक है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं दोस्तों, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढक लेता है। ठीक है, साथ ही नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा है वह घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे ही जो है तो चादर अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी को काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे वह जल के माध्यम से बह के जाए या हवा के माध्यम से बह के जाए दोस्तों। ठीक है, उसी को चादर अपर्दन कहते हैं। तो जब वो बह के जाती है और जिस स्थान पर जाकर वह जम जाती है, परत चढ़ा देती है, उसी को चादर अपर्दन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है दोस्तों, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर बताना है। ठीक है, यह बंजर होती है और यह उपजाऊ होती है दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। यह यहाँ पर जो है तो केवल बाढ़ का ही जल पहुँच पाता है और यहाँ पर जो है तो हर वर्ष मिट्टी अपनी परतें चढ़ाती हैं। ठीक है, यह जो है तो जो है तो निक्षेपों से निर्मित, निक्षेप का मतलब होता है दोस्तों जमाव। ठीक है, यह प्राचीन निक्षेपों से निर्मित उत्तरी भारत की निचली जो है तो भूमि है। यह कांप मिट्टी है, मतलब कांपू वाली मिट्टी। ठीक है, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते क्योंकि वो पहले ही छन जाते हैं। जैसे ही मैदान में पहुंचते हैं, नदियां क्योंकि जो है तो पर्वत से निकलती हैं, वहां से ही जो है तो ढाल के कारण उनको गति प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ही मैदान पर वह पहुंचती हैं उनकी गति धीमी पड़ जाती है और धीमी होने के कारण उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो वहीं पे छोड़ देती है और थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पे जो है तो मिट्टी का जमाव करती है। ठीक है, और इसमें जो है तो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, समझाइए। ठीक है, नगद फसलें, इसको जो है तो हम वाणिज्यिक खेती और वाणिज्यिक कृषि भी कह सकते हैं। नगद ऐसी फसलें जिनको केवल जो है तो नगद पैसा कमाने के लिए उगाया जाता है, और व्यापारिक फसलें वे फसलें होती हैं, इन्हें रोपण फसलें भी कह सकते हैं दोस्तों, इनको भी व्यापार करने के लिए ही उगाया जाता है दोस्तों। जैसे नगद एवं व्यापारिक फसलों से उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए नहीं उत्पन्न की जाती। ठीक है, नगद एवं व्यापारिक फसलें जो हैं वह दोनों ही जो है तो भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, परंतु उन्हें बेच करके नगद राशि प्राप्त की जाती है। जैसे कपास हो गया, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, तंबाकू, रबड़ आदि, ये सारी की सारी फसलें जो हैं तो नगद एवं व्यापारिक फसलें हैं। इनको खाने के लिए लोग नहीं उगाते हैं, इनको बेच करके नगद राशि प्राप्त करने के लिए इन फसलों की खेती करते हैं लोग। इसी को ही जो है तो क्या कहते हैं, नगद एवं व्यापारिक फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसका अथवा है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जूट को जो है तो सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चमकीला होता है और चमकीले होने के कारण ही इनको जो है तो सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कि विनिर्माण उद्योग की कोई 2 उपयोगिता लिखिए। विनिर्माण उद्योग, ठीक है, विनिर्माण उद्योग क्या होता है दोस्तों, जैसे हमें जो है तो एक जैसे दूध मिल गया है दोस्तों, दूध से हम जो है तो मक्खन बना दें या पनीर बना दें या खुरचन बना दें, वही है विनिर्माण उद्योग, यानी कि जहाँ पे वस्तुओं के रूप को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वही है विनिर्माण उद्योग। इसकी तो कोई 2 उपयोगिता है दोस्तों। पहला है रोजगार,
क्योंकि अगर उद्योग नहीं लगेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिल जाता है। दूसरी है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन हो जाता है। दोहन का मतलब उपयोग हो जाता है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्रकृति से हमें पत्थर मिल गया, प्रकृति से हमें कोयला मिल गया, ठीक है। तो इनका क्या है, उद्योग लगने के बाद इनका समुचित उपयोग हो जाता है। पत्थर से सीमेंट बन जाती है, कोयला मिल जाता है उसी में तो सीमेंट बन जाती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का कहीं ना कहीं समुचित उपयोग हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और रोजगार देख लेते हैं कि इसमें जो है तो उद्योग लगने के कारण जो है तो बड़ी संख्या में लोगों को जो है तो, चाहे वह योग्य हो, कुशल का मतलब है योग्य, अकुशल का मतलब है अयोग्य, चाहे वह व्यक्ति योग्य हो या अयोग्य हो, उसको जो है तो रोजगार मिलना ही मिलना है। श्रमिक का मतलब होता है दोस्तों मजदूर, ठीक है। चाहे वह योग्य मजदूर हो चाहे वह अयोग्य मजदूर हो, उनको रोजगार मिलता है, यानी नौकरी मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका अथवा देख लेते हैं दोस्तों। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो दोस्तों उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग हैं जो बड़े पैमाने पर जो है तो लोगों को उपभोग के लिए माल तैयार करते हैं, ठीक है। वे उद्योग जो उपभोक्ताओं के लिए जो मतलब बड़े पैमाने पर लोगों के उपभोग का मतलब होता है दोस्तों यूज या उपयोग करने के लिए माल तैयार करते हैं। जैसे चीनी उद्योग, यह लोगों के लिए जो है तो क्या करते हैं, उपभोक्ता उद्योग मतलब चीनी का जो है तो उद्योग है, चीनी पैदा करते हैं और उस चीनी का उपयोग कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं। तो लोगों के उपयोग के लिए जहां वस्तुओं का निर्माण होता है ना दोस्तों, उसी को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तनों के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी आईटी काल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना और तकनीक के केंद्र में रखकर बदलाव लाना ही डिजिटल भारत कार्यक्रम है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देखते हैं। मार्मागाओ पत्तन किस देश का महत्वपूर्ण पत्तन है, ठीक है। पत्तन क्या होता है दोस्तों, तो जहां से जो है तो वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है दोस्तों, वही है पत्तन, ठीक है। लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में मार्मागाओ पत्तन का देश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है यही जगह से जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, ठीक है। उत्तर है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। क्या, दिल्ली कोलकाता और चेन्नई मुंबई, वह दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली जो है 6 लेन यानी लाइन 6 लाइन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना है। इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, ठीक है। क्या है, 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, कौन कौन से, जैसे दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, दूसरा है पूर्व पश्चिमी गलियारा, ठीक है, जो सीलर और पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर का अथवा है दोस्तों, पाइपलाइन परिवहन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन से पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस और ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके परिवहन किया जाता है पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है। क्या क्या, पाइपलाइन के द्वारा गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठोस पदार्थों को तरल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है। और पेट्रोलियम का भी जो है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, कच्चा तेल वगैरह उसी पाइप के लाइन के माध्यम से जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वे गिरमिटिया मजदूर कौन थे, ठीक है। वे अनुबंध बंधुआ मजदूर जिन्हें मालिक एक खास अवधि के लिए काम पर करने की शर्त पर किसी भी नए आदेश या घर की नियुक्ति या गिरमिटिया मजदूर कहलाते। मतलब जो है तो गिरमिटिया मजदूर क्या है दोस्तों, तो ऐसे मजदूर जो बंधुआ होते हैं, ठीक है, जिनको मालिक जो है तो एक समय निर्धारित करके देता है कि आपको 6 मंथ या 1 साल हमारे यहाँ काम करना है
और उसका जहाँ भी उसकी संपत्ति होगी, अथॉरिटी होगी, उसकी देखभाल के लिए उसको वहाँ पे रख देता है, ठीक है, वेतन के तौर पर, ठीक है। उसी को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयात शुल्क को परिभाषित कीजिए। अपने देश में किसी दूसरे उत्तर है, अपने देश में किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क ही आयात शुल्क है, ठीक है। आयात का मतलब होता है दोस्तों ले आना। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ जो वस्तु की ज़रूरत है वो वस्तु को हम विदेशों से मंगा लेंगे, और निर्यात का मतलब है कि हमारे देश में ज़्यादा मात्रा में जो वस्तुएं उत्पादित हो गई हैं उनको जो है तो दूसरे देश में हम भेज देंगे, तो दूसरे देश में हम भेजेंगे तो निर्यात, और अपने यहाँ जो है तो ज़रूरत की वस्तुओं को बाहर से लेके आना ही आयात कहलाता है। तो जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं उसमें जो शुल्क लगेगा दोस्तों, जो पैसा लगेगा, जो टैक्स लगेगा दोस्तों, उसी को जो है तो आयात कर बोलते हैं या आयात शुल्क बोलते हैं, ठीक है। यह शुल्क जो है तो कर उस जगह लिया जाता है जहां से वह चीज़ देश में आती है। सीमा हो गया, बंदरगाह हो गया, बंदरगाह और हवाई अड्डा हो गया, ठीक है। बंदरगाह क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो है तो हवाई जहाज़ों का मतलब जो है तो जल जहाज़ जो होती हैं, जल जहाज़, नाव, जहाँ यहाँ जिन पर जो है तो जिस जगह पर नाव में सामान को लादा जाता है या उतारा जाता है, या जल जहाज़ में सामान को लादा या उतारा जाता है, उसी को बंदरगाह कहते हैं। हवाई अड्डे यानी कि जैसे बस के लिए बस स्टैंड होता है, उसी लिए हवाई के लिए हवाई अड्डा होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म, ठीक है, एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है वो है जाबर कौन थे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए किसी पुराने विश्वस्त कर्मचारी को नियुक्त करते थे जिसे जाबर कहा जाता था। वह अक्सर अपने गांव से लोगों को काम करवाने के लिए लाता था। देखो जाबर क्या होता है दोस्तों, हम बताएं जो है तो जाबर क्या होता है, तो जाबर एक तरह से जो है तो जो सुपरवाइज़र होता है ना दोस्तों, वही जाबर होता है, क्योंकि वह क्या करता है कि मज़दूरों को भर्ती करता है और उनसे काम करवाता है। तो ये वाला करने का जो मज़दूरों को भर्ती करने का अधिकार जो जिस व्यक्ति को दे दिया जाता है, अपने खास कर्मचारी को दे दिया जाता है, वही जाबर कहलाता है दोस्तों। यानी कि सुपरवाइज़र को ही जाबर कहते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को 13 का जो अथवा है वो है कार्डिंग से क्या आशय है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है उसे कार्डिंग कहते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे कपास से कताई की जाती है, रेशम हो, ठीक है, कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, उससे जो है तो जो धागा बनाया जाता है ना उसी को कार्डिंग कहते हैं, ठीक है। रेशों को कताई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया यह एक सुधार आंदोलन था। रोमन कैथोलिकों के लिए एक सुधार आंदोलन चलाया गया था उनके खिलाफ, ठीक है। और इसे ही जो है तो धर्म सुधार कहते हैं। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत विरोध में कई धाराएं निकली हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो अथवा है वो है मुद्रण युग के पहले पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी, ठीक है। तो किस पर लिखी जाती थी, तो मुद्रण युग के पहले पांडुलिपियां जो है तो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ठीक है। हाथ से बने कागज पर नकल करके लिखी जाती थी, ठीक है। हाथ से बने कागज पर, ताड़ के पत्ते क्या हो जाएगा, ताड़ का पत्ता हो गया दोस्तों, और जो हाथ से बनाए जाते थे कागज उस पर जो है तो लिखी जाती थी क्या, पांडुलिपियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की निरंकुश शब्द किस के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है दोस्तों निराकार, निर्दयी व्यक्ति, ठीक है, जिसमें जो है तो जो है तो लोगों के प्रति जिसमें ऐसी भावना हो, केवल उसको लूटपाट करने की जो भावना रखता हो दोस्तों, वही जो है तो निरंकुश कहला जाएगा दोस्तों, ठीक है। राजकाज की ऐसी व्यवस्था है दोस्तों निरंकुशवाद जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो। जैसे राजा हो गया, उसको संपूर्ण शक्ति प्राप्त रहती है, वह जिस पे चाहे जिसको
जिसको जो है तो जिसके ऊपर उसके ऊपर वह अत्याचार कर सकता है, वही होता है निरंकुश। उस पर ना किसी का कानून लागू होता है और ना ही जो है तो संविधान, ठीक है। वह अपने नियम स्वयं बनाता है और स्वयं लोगों के ऊपर उसको लागू करता है, और जो नहीं उसके नियम को मानता है उसको उसके साथ जो है तो क्या करता है, बुरा बर्ताव करता है, ठीक है। वही होता है निरंकुश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है तो अथवा है दोस्तों, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे, ठीक है। यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाइए। कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर इसलिए चिंतित थे क्योंकि उन्हें भय था कि इनसे विद्रोह और जो है तो अधार्मिक विचारों का जो है तो प्रस्फुटन होगा, ठीक है। अधार्मिक जो है तो विचारों का प्रस्फुटन होगा, ठीक है। इसलिए जो है तो कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, निजी क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। निजी क्षेत्रक वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है, ठीक है। निजी क्षेत्रक कहलाता है। जैसे जो कंपनियां खुलती हैं दोस्तों, उसमें जो है तो किसी एक का जो है तो हाथ होता है, वही होता है निजी क्षेत्र। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह जो है तो अपनी स्वयं की अकेली कंपनी खोल के रखा है। रिलायंस कंपनी यह अंबानी की है, किसी और की नहीं है, और ना ही किसी और का अधिकार है उसमें, ठीक है। यह जो है तो निजी क्षेत्र की कंपनी, निजी क्षेत्र है ये, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं दोस्तों, 16 का जो अथवा है उसको देख लेते हैं। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों इसमें से जो है तो पहली है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको जो वेतन है उसमें जो है तो वेतन जो है तो क्या है, नियमित नहीं है। किसी बार 10 तारीख को मिलेगा तो किसी बार 20 को मिलेगा तो किसी बार 15 तारीख को वेतन मिलेगा, ठीक है। तो जो असंगठित क्षेत्र हैं दोस्तों, उनमें यही सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन जो निजी क्षेत्र का है उनमें समस्याएं नहीं आती हैं। वह टाइम टू टाइम जो है तो लोगों को वेतन देता रहता है, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों, इसके अलावा समय में काम करने और वेतन, अवकाश और बीमारी के कारण अवकाश इत्यादि का प्रावधान नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी लग गई है तो उसके लिए आपको छुट्टी भी देने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और आपको जो वेतन है, अगर आपने छुट्टी लिया है तो उस दिन का वेतन भी आपको नहीं मिलेगा। ये सारी समस्याएं हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करने से है। विनिमय का मतलब होता है दोस्तों मतलब जो है तो आदान प्रदान। विनिमय का मतलब जो है तो पैसे देकर वस्तुओं को लेना और देना ही क्या है, विनिमय है। इनमें से आयात तथा निर्यात शामिल है, ठीक है। क्योंकि हम जो है तो अगर अपने देश में उत्पादित वस्तु को निर्यात करेंगे, दूसरे देश भेजेंगे, तो तब भी हमें जो है तो हम वस्तु देंगे और पैसे लेंगे। और अगर वहाँ से हम वस्तुओं को आयात करते हैं तो हम वस्तुएं लेंगे और पैसे देंगे, ठीक है। जबकि विदेशी निवेश से तात्पर्य एक देश या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देश में औद्योगिक व अन्य सेवाओं में पूंजी लगाना है, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है दोस्तों ये जो करण शब्द है ना, करण शब्द अगर किसी भी शब्द में लग गया तो मान लेते हैं कि उस शब्द के जो है तो मतलब यह होता है कि जो क्षेत्र में बताया गया, जैसे शहरीकरण, तो शहर के विस्तार, शहर के विकास और शहर के बढ़ाव से मतलब रखता है। उसी प्रकार से दोस्तों ये वैश्वीकरण भी एक ऐसा शब्द है जिसमें विश्व का विकास, विश्व का विस्तार होता है दोस्तों, ठीक है, और विश्व का बढ़ाव होता है, वही है वैश्वीकरण। और ये कैसे संभव है दोस्तों, जब एक व्यक्ति दूसरे देश में जाकर व्यापार करेगा या नौकरी करने जाएगा या घूमने के पर्पज में जाएगा, तो आने जाने से क्या होता है दोस्तों कि उनको वह जो विदेश है वह
पास लगने लगता है और जिसके कारण जो है तो वह विदेश और अपने देश में कोई अंतर उसको समझ नहीं आता है। इसके लिए वह क्या हो जाता है, वैश्वीकरण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम की भूमिका। ठीक है, वनों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं दोस्तों, जैसे कि भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। पुनर्निर्माण यानी कि पुनः से पेड़ पौधों को लगाना। ठीक है, और समुदाय का मतलब होता है समूह। ठीक है, औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की जो शुरुआत है दोस्तों वह 1988 में हुई। उड़ीसा में संयुक्त राज्य वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया गया था कि यहाँ पे वन लगाए जाएं, वन को सुरक्षित किया जाए। ठीक है, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इस समय जो है तो गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है सरकार द्वारा जो अथवा है दोस्तों सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयास। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना करके जो है तो वनों के संबंध में नवीनतम नीति अपनाई। इसके अंतर्गत वनों के क्षेत्रफल को बढ़ावा 33.3% करना होगा, ऐसा उस प्रावधान रखा गया था। नए वनों को लगाना होगा, वनों को सुरक्षित करना होगा और वनों के संबंध में अनुसंधान करने का जो है तो तय किया गया। अनुसंधान का मतलब होता है दोस्तों खोज। ठीक है, क्या होता है, अनुसंधान का मतलब होता है दोस्तों खोज। दूसरा है 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई। इस नीति की मुख्य बातें निम्न थी। पहाड़ी घाटी व नदी क्षेत्रों के जलग्रहण क्षेत्रों में वन लगाए जाएं। ठीक है, एक वन नीति 1988 में 7 दिसंबर 1988 में लागू की गई कि पहाड़ियों में वन लगाए जाएं, नदी घाटियों में वन लगाए जाएं और जल ग्रहण क्षेत्र में भी जो है तो वन लगाए जाएं और जंगलों पर जो है तो आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हक जो हैं, जैसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो जंगलों पर जाएं, वहाँ पे निवास करें। ऐसा करने से क्या होगा, अगर वहाँ पे वो निवास करते हैं कि जंगलों की वो सुरक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे और उसमें आग लगने से बचाएंगे। क्योंकि अगर वो जंगल में अगर बसे हुआ है आदिवासियों का आग लग गई है तो उसका स्वयं का जो है तो घर जल जाएगा, उसकी जो भी वो झोपड़ी वगैरह बना के रखा स्वयं का जल जाएगा। इसलिए जो उसको हक दिए गए हैं कि आप वहाँ पर रहिए और उसकी देखभाल करिए। ठीक है, इसी में अगला है दोस्तों कि वनों की कटाई उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए और कटाई पर रोक लगाई जाए। ठीक है, और उनमें जो पर्यावरण संतुलन है वो बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और ग्रामीण कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को इजाज़त ना दी जाए। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में लोगों के लिए ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, अगला है दोस्तों भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है, समझाइए। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का निर्णय लिया गया है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय बढ़ रहे हैं। संघ में सूची के विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में किसको होता है, तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय के महत्व के अंतर्गत महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची के विषय में के बारे में सिर्फ राज्य सरकार का ही कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जो अथवा है दोस्तों वो है एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 द्वेष बताइए, यानी कि कमियां बताना है दोस्तों। ठीक है, एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन के हाथ में होती है। स्वाभाविक रूप से ही जो है तो यह भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी ना करे। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था का यह द्वेष है। ठीक है,
दूसरा है प्रजातांत्रिक शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन में ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा है दोस्तों, एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? ठीक है दोस्तों, निम्न कारणों से हमें भारत में ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं उनको, स्रोत का मतलब होता है साधन, ठीक है, साधनों को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऋण के जो साधन है, ऋण का मतलब जो लोन जो लेते हैं लोग, ठीक है। औपचारिक क्या होंगे दोस्तों? औपचारिक लोन क्या कहलाएगा? मतलब ऐसा लोन जो अपने बात पर अडिग रहे। आपको अगर बोला है कि हम आपको 3 रुपये जो है तो ब्याज पर हम आपको जो है तो लोन देंगे, तो वो आपको 3% ब्याज पर ही जो है तो लोन वापस लेगा, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक ऋण की अगर बात करें तो अगर वो आपसे जो है तो बात किया है कि हम 3% ब्याज पर आपको जो है तो लोन देंगे, लेकिन वो फिर कहता है हम 3 नहीं, हम 6% लेंगे, देते समय, लोन वापस करते समय वो बदल जाता है अपनी बातों से, ठीक है। और जो लोन है, जो ब्याज है, उसकी जो दर है उसको भी बढ़ा देता है दोस्तों। तो वह क्या होता है? वह अनौपचारिक ऋण के स्रोत होते हैं। और औपचारिक ऋण के जो स्रोत होते हैं वो सरकारी बैंक वगैरह आते हैं, जो कि जो है तो अपनी जो नियम है उन्हीं नियमों पर वह जो है तो क्या रहते हैं, बरकरार रहते हैं, ठीक है। जैसे औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि औपचारिक ऋण स्रोतों की तुलना में अनौपचारिक स्रोत अधिकतर ऋणी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं, ठीक है। जो अनौपचारिक ऋण है, अनौपचारिक ऋण के जो स्रोत हैं वो ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं, इसलिए जो है तो जो औपचारिक स्रोत हैं वह बना रहे ताकि लोगों को जो है तो ऋण मिल सके और लोगों का विकास हो सके। अगर औपचारिक स्रोत नहीं रह जाएंगे ऋण के औपचारिक स्रोत, तो अनौपचारिक स्रोत तो बेचारे व्यक्तियों को तो एकदम लूट ही जाएंगे, है ना। अगला है जो है तो औपचारिक स्रोत बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अधिक ब्याज से कर्जदाता की जो आय है वह अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने में खर्च हो जाता है अनौपचारिक से, लेकिन अगर औपचारिक है तो उससे अधिक हिस्सा खर्च नहीं होगा। इससे व्यक्ति जो है तो जाल में फंसने से बच सकता है, ठीक है। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति जो है तो बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है। कम ब्याज दर पर बैंक ऋणियों की आय में वृद्धि करता है और ऋणी सरलता से इसका भुगतान कर सकते हैं। इस सुविधाओं के कारण ऋणी बैंक से और ऋण भी ले सकता है, ठीक है। औपचारिक ऋण के स्रोत बने रहने के कारण अगर औपचारिक स्रोत ऋण के जो हैं अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर व्यक्तियों का विकास संभव नहीं है। अगला देखते हैं, समर्थक ऋणाधार। ऋणाधार का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब ऋण लेने का आधार। लोन आप ले रहे हो उसके लिए आपके पास क्या आधार है? मतलब आपके पास एफडी है कि आपके पास जो है तो सोना चांदी है कि आपके पास जो है तो जमीन जायदाद के कागज हैं, ठीक है, वही होता है ऋणाधार। तो समर्थक ऋणाधार क्या होता है? जो समर्थक का मतलब सहयोग, ऐसा ऋण का आधार जो आपका सहयोग करता है, ठीक है, समर्थक ऋणाधार कहलाता है, ठीक है। जिसका मालिक कर्जदार है और वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है, कर्जदार जो है तो उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जो है तो जमीन, बैंक में जमा पूंजी वगैरह, ये सब जो है तो फिर क्या करेगा? वो बैंक कब्जा कर लेगा। आपकी जो ज़मीन है उसकी कॉपी वगैरह जो ले लेता है लोन देते समय, वह उस पर कब्जा कर लेगा, ठीक है, अगर आप नहीं दे पाते हो टाइम से लोन तो, ठीक है। वही होता है समर्थक ऋणाधार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना, ठीक है। रानीगंज, सिंगरौली, बेलाडीला और कोरबा को दर्शाना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगरौली है, कोरबा है, बेलाडीला है, रानीगंज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई हुई हैं, ठीक है। अगला देखते हैं,
नवेली, बौरानी, तूतीरकोन, सतपुड़ा, इसको जो है तो दर्शाना है, जिसमें सतपुड़ा ये है और बरौनी ये है। यहाँ पे सतपुड़ा होगा और यहाँ पे बरौनी होगा। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे बोर्ड का, तो आपको जो है तो मैप दिया जाएगा। ये जो मैप है ना दोस्तों भारत का, ये पूरा मैप दिया जाएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे सतपुड़ा भरिएगा, यहाँ पे बरौनी भरिएगा, और आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो है तो सतपुड़ा बरौनी हो गया, यहाँ पे नवेली हो गया, यहाँ पे तूतीरकोन हो गया। ये सारी चीज़ आप भरिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, घर में बना करके 2-4 बार इसको आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है तो भरते आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा जो है तो भरा जाएगा स्थान। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में लोगों को संगठित करने में आई 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, लोगों को संगठित करने में, संगठित का मतलब एकत्रित करने में, उनका संगठन या समूह बनाने में 4 समस्याएं कौन सी आई। दलित वर्गों की समस्या, दलित यानी कि जो बहुत ही नीच वर्ग के जो लोग हैं, जैसे जो है तो आदिम जाति, जनजाति मतलब आदिवासी समुदाय के लोग हो गए, पहाड़ों जंगलों में रहने वाली जो जातियां हैं वो दलित वर्ग के अंतर्गत आती हैं। उनकी समस्याओं के कारण जो है तो संगठन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी जो है तो सनातन पंथियों से डरी हुई थी, और अंबेडकर ने 1930 में दलित यानी कि नीच वर्ग को दमित वर्ग और एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसमें जो है तो और एक समस्या थी, हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ता फासला, जिसके कारण जो है तो भारत में लोगों को संगठित करने में समस्या आ रही थी। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के क्या थे, कट्टर विरोधी थे, इसलिए जो है तो संगठित नहीं हो पा रहे थे। 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदायों उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव, दंगे हुए, और हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। अगला है पृथक निर्वाचिका, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक वर्चस्व में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वह अपनी पहचान ही खो देगी। जो अल्पसंख्यक जो कम संख्या में हैं वो अपने पहचान खो देंगी, मतलब वो जो है तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और जो बहुसंख्यक है वो तो ऑलरेडी बहुत हैं, उनको खोने का डर ही नहीं है, कितने भी खो जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो बचेंगे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन विस्तार से करें। महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक माना था। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को खत लिखा। इसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें से कुछ मांगें साधारण थी और कुछ उद्योगपतियों को लेकर किसानों की थी। गांधी जी ने इन मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, जिससे उनके अभियान में शामिल हो सके, और उनमें महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने से संबंधित थी, क्योंकि नमक का इस्तेमाल सभी वर्ग के लोग कर रहे थे। ठीक है, यह भोजन का अभिन्न अंग था। नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी अंकुश को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। गांधी जी ने एक पत्र द्वारा चेतावनी दी कि 11 मार्च तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस अपने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन के द्वारा प्रत्येक प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। तभी गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू कर दी, और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था, और इस तरह न केवल अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा की गई बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का भी उल्लंघन करने का आह्वान किया गया। दोस्तों हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि दलीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है। दलीय प्रणाली 3 प्रकार की होती है, एक दलीय, द्विदलीय और
तृतीय दली, तीन दली। ठीक है। एक दलीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें जहां देश में केवल एक ही राजनीतिक दल का गठन किया गया हो, वहां केवल एक ही राजनीतिक दल को देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जर्मनी में नाजी दल तथा इटली का फासिस्ट दल इसी के उदाहरण हैं। वर्तमान काल में चीन एक दलीय प्रणाली का उदाहरण है, उसमें एक ही दल है। दल का मतलब होता है पार्टी दोस्तों। ठीक है। जैसे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब दल हैं। ठीक है। तो चीन में जो है तो केवल एक ही दल है, वहाँ ना बहुजन है, ना वहाँ जो है तो समाजवादी पार्टी है, ना आम आदमी पार्टी, केवल एक है। वहाँ जो है तो एक दल है और वही जो है तो पूरे अपने देश में शासन चलाता है। द्विदलीय में जिसमें दो पार्टियां हों। ठीक है। द्विदलीय प्रणाली, द्विदलीय वह व्यवस्था जिसमें दो राजनीतिक दल हो, मतलब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, कोई भी हो, दो पार्टियां हों। ठीक है। और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती हूँ। ठीक है। वहाँ पर यह है अन्य राजनीतिक दल भी होते हैं या नहीं, यदि होते भी हैं तो देश की राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव डालने की स्थिति नहीं होते हैं ये। ठीक है। इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में दो दलीय शासन प्रणाली है, केवल दो ही दल हैं। केवल कहाँ कहाँ? इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारे भारत में बहुत सारे दल हैं। ठीक है। और बहुदलीय प्रणाली जिसमें बहुत सारे दल, ये दल हमारे भारत में है। ठीक है। उस व्यवस्था को कहते हैं जब भारत में कई दो से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। अनेक जो है तो दल देश की राजनीतिक को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। भारत और फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है, भारत में भी है और फ्रांस में भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।